नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस बार यात्रा का नाम न्याय यात्रा होगा और यह बार यात्रा वो बस से करेंगे। पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, पद यात्रा की थी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी वो यात्रा की। उसके सारे कांग्रेस को उन्होंने एक बार एक्टिवेट कर दिया था। हालांकि जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद में यात्रा के दौरान ही कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस को सफलता मिली, तेलंगाना में सफलता मिली, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की हार के बाद उस यात्रा के प्रभाव पर भी सवाल उठाए जाते रहे। अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले फिर से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार यात्रा का कितना असर होगा, कांग्रेस के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है ये यात्रा। और राहुल गांधी को इस तरह की यात्रा की जरूरत क्या है, इसको लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं। जोशी जी, स्वागत है आपका। रामशरण जोशी जी ने जैसा बता रहे हैं 2019 के अंदर जुलाई में एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया था कि राहुल गांधी को यात्रा शुरू करनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट से शुरू करनी चाहिए। अब राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं और 14 राज्यों में होते हुए वो मुंबई तक जाएंगे, राजस्थान और तमाम राज्यों को बीच में कवर करेंगे। जोशी जी, आप जो चाह रहे थे, जो आपका सुझाव था, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, आपने क्या सोचकर कहा था कि राहुल गांधी को नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू करनी चाहिए? देखिए, पहले बात तो ये समझ लें कि हमारे देश में यानी भारत में प्राचीन काल से ही पद यात्राओं का महत्व रहा है। अगर हम लोग मिथकीय रामायण के नायक रामचंद्र, भगवान रामचंद्र को लें तो उन्होंने भी पद यात्रा की थी, अयोध्या से लेकर के और काफी दूर तक थी। तो पद यात्राओं का एक हमारा महत्व रहा। इसमें बौद्ध काल में भी पद यात्रा, भगवान बुद्ध ने पद यात्रा की। तो ये यात्राओं का एक जबरदस्त महत्व रहा। फिर आधुनिक काल के अंदर भी जैसे अपन महात्मा गांधी को लें तो उन्होंने दांडी मार्च निकाला। विदेशों में भी रहा, जैसे कि माओ से तुमने एक लॉन्ग मार्च, लंबी यात्रा की थी, कई हजार किलोमीटर की। तो ये यात्रा का महत्व हमारी एशियाई समाज में बड़ा जबरदस्त रहा है। अब हम आते हैं राहुल गांधी पर। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के, मैं उनको मानता हूँ, एक अघोषित नायक हैं। अब वो चूंकि देश के अंदर जो बड़ी फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली मानी जाती है वो गांधी मानी जाती है, और उसकी विरासत को आज राहुल गांधी ने संभाल रखा है। तो जब 2019 में जब कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई, यानी कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2014 में उनको 40 कुछ सीटें मिली थी, इसमें 50-52 सीटें मिल गई। यानी इतनी सीटें भी नहीं मिली कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का नायक, ये नेता बन जाए कांग्रेस, ऐसा भी नहीं मिला। तो 52 सीटें मिल गई। तो हमने कहा कि जब तक, मैंने सोचा कि जब तक अगर ये राहुल गांधी भारत की यात्रा नहीं करते हैं, भारत की आत्मा को नहीं समझते हैं, भारत के जन जन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक कांग्रेस का एक तो रिवाइवल बहुत मुश्किल है। और आप जानते हैं कांग्रेस संगठन लगभग लचर की स्थिति में था उस जमाने में। आज भी कुछ बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, उस जमाने में था। और आपको मैं यहाँ याद दिला दूं, महात्मा गांधी जब दक्षिण भारत से लौट करके आए थे और भारत में एक्टिव हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की और भारत को के इथोस को, उसके संरचना को, उसके भावों को, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश महात्मा गांधी ने की। इसके बाद चंपारण आंदोलन वगैरह शुरू हुआ। तो ठीक इसीलिए मैंने जुलाई 2019 में एक इंटरव्यू दिया था जनचौक को। उनका एक प्रतिनिधि आए थे, प्रदीप सिंह, और उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में ये भी सवाल था। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी को जमीन पर उतरना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, अगर वो वाकई करना चाहते हैं। और इसमें शर्त मैंने ये भी सुझाव दिया कि अब तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं भारत में,
जैसे कि 1983 में चंद्रशेखर जी ने की, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कन्याकुमारी से दिल्ली तक की। इसके बाद सुनील दत्त ने बंबई से अमृतसर तक की 1987 में, जहां तक मुझे याद है। इसके बाद बीजेपी के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक की, लेकिन किसी ने भी उत्तर पूर्व से और नीचे तक की यात्रा नहीं की। अरे चाहे वो 1945 से पहले का समय रहा हो या बाद का रहा हो, तो कभी भी, तो मैंने कहा कि अगर बाकी भारत को समझना है तो इसको नई ढंग से एक मतलब लकीर पीट करके नहीं है, नई ढंग से सोचना चाहिए, एक कल्पनाशील यात्रा करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको उत्तर पूर्व में भी अरुणाचल, जो कि चीन से की सीमा से सटा हुआ है, तो अरुणाचल की जो राजधानी है ईटानगर, वहां से वो अपनी यात्रा शुरू करें और फिर नीचे तक आए। और जितने उसमें मैंने सारे प्रदेश गिनाए थे, ये आसाम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे मैंने गिना दिए थे जो कि आज इन्होंने कहे हैं। तो ताकि फिर लोग समझेंगे, तो आपको गैर हिंदी प्रदेश भी आपके संपर्क में आएंगे, हिंदी प्रदेश भी आपके संपर्क में आएंगे, विभिन्न भाषा संस्कृति आप जानेंगे। फिर भारत में कांग्रेस के क्या है, क्या करना है, भारत में किस ढंग के परिवर्तन लाने हैं, बदलाव लाने हैं, तब वो एक प्रामाणिक ढंग से राहुल गांधी सोच पाएंगे। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने ये सुझाव दिया था, और संयोग से आज 4 साल 5 साल के बाद कांग्रेस ने कल इसको की घोषणा की कि हाँ, राहुल गांधी 14 जनवरी संक्रांति से वो यात्रा शुरू करेंगे मणिपुर से। और मणिपुर से शुरू करने का जबरदस्त महत्व है। आप तो जानते हैं पिछले कई महीने से मणिपुर वहां की जातीय हिंसा में झुलस रहा है, और अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां 1 मिनट के लिए भी नहीं गए हैं। सिर्फ उन्होंने 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक रेफरेंस दिया था एक बार, लेकिन इसके बाद वो फिजिकली कभी नहीं गए, जबकि वो दुनिया भर में घूम आए। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। हालांकि मणिपुर वो चुनाव के समय भी गए थे, लेकिन इस समय यात्रा शुरू करना 14 जनवरी 2024 में वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वहां के मणिपुर की जनता के जख्मों को कुछ तो मरहम लगेगी। और वहां से फिर आप जानते हैं कि नागालैंड जाएंगे, मेघालय जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज तक कोई भी मुख्य भूमि का, यानी भारत के मेनलैंड का कोई भी व्यक्ति उत्तर पूर्व की इतनी यात्रा नहीं कर सका है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर से यात्रा शुरू करना राहुल गांधी का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होगा, और ये दिखाना, ये इसकी तुलना की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है, वो वहां नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो मास्टर स्ट्रोक माना जाए इसे। देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो बड़ा मीडिया का एक टर्म है, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन इसको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए तो उन्होंने वो जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने, यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी जो 1885 में बनी थी, आज उसके 138 साल पुरानी है लगभग, उसका एक नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता, वो फिर से एक नई ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं एक बात बतला दूं, चाहे नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को, यहाँ तक राजीव गांधी भी नॉर्थ ईस्ट को कई बार गए हैं। अब मैं खुद, मतलब मैंने समझा कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट और ये अपना जो उत्तर भारत है, उसके बीच में एक संवादहीनता, कई तरह की गलत फहमियां भी रही हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट काफी घूमा हूँ, यहाँ तक कि मिजोरम में ये सारी घूम चुका हूँ, चाहे वो अरुणाचल क्यों ना हो, या नागालैंड क्यों ना हो, या मेघालय क्यों ना हो। तो एक संवादहीनता रहती है, कई तरह की गलत फहमियां पनपती रहती है दोनों के बीच, हम लोगों के बीच भी और वहां के लोगों के बीच भी। एक संवाद, जीवन संवाद स्थापित करने के लिए अगर राहुल गांधी वहां के यात्राएं करते हैं, नागालैंड की,
मणिपुर की। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी वो मेनलैंड इंडिया यानी मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है उससे जोड़ने का एक अभियान और एक कोशिश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और यही मैं ये बता दूं कि जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो यहाँ ये होगा नॉर्थ पूर्व। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारत ये न्याय यात्रा है, लेकिन मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि नॉर्थ पूर्व को नॉर्थ इंडिया से जोड़ने का एक ये भी प्रयास है। एक आपका कहना है कि आपने सुझाव दिया था राहुल गांधी को करना चाहिए, आप इसको जरूरी मानते हैं ताकि राहुल गांधी समझ सकें जिस तरह से महात्मा गांधी ने यात्रा की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो एक कर चुके हैं, पदयात्रा। उसके बाद आपको क्या लगता है कितना चेंज आया, और अब उसके बाद में जब राहुल नॉर्थ ईस्ट से यात्रा करेंगे तो क्या वो एक ज्यादा परिपक्व नेता के रूप में उभरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जो 4-5 महीने चली और 4-4,500 किलोमीटर चली, अभी तो 6,000 से ऊपर चलेगी 4,500। तो उन्होंने जाहिर है कि उन्होंने सीखा तो है काफी हद तक। पहले जो उनकी छवि थी जमाने में, उनकी जो बनाई गई थी पप्पू की, तो वो तो छवि अब लुप्त हो गई है। हमारे बड़े विपक्षी दल यानी सत्ताधारी दल ने बड़े तरीके से उनको पप्पू के रूप में पेश किया, और आज उनके लिए वही पप्पू मतलब एक उसका विराट रूप सामने आ रहा है। तो जाहिर है कि उसमें परिपक्वता तो आई और होती है, मैच्योरिटी होती है, आई है। अब ये सवाल ये जैसा कि आपने पूछा कि उसका फायदा कितना। देखिए, शुरू में ये ठीक है कि दक्षिण भारत में 2 प्रदेश जीत गए, कर्नाटक और तेलंगाना। और लेकिन इससे इसका असर कितना पड़ेगा ये तो अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल है कि ये तो वो यात्रा करें, लेकिन इसका फॉलो अप एक्शन, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। आज ही मैंने लिखा है कि इन यात्राओं से अगर वाकई कुछ कांग्रेस को प्राप्त करना है, तो सवाल ये है कि उसको इसका फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। और अगर आप फॉलो अप एक्शन नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक यात्रा खाद बीज और थोड़ा पानी डालने का काम करेगी। इसके आगे तो फसल कैसे बुनी है, कैसे काटनी है, ये तो उसकी पार्टी के ऊपर जिम्मेदार है। और मैं यहाँ एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि इस समय इंडिया एक गठबंधन सामने आ चुका है, और जाहिर है कि ये अब कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस में 28 घटक हैं, कांग्रेस में इस गठबंधन में 28 घटक है। तो अगर वाकई राहुल की इस न्याय यात्रा से फायदा उठाना है, तो सभी घटकों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस हो, और चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो वगैरह वगैरह, उनको भी सक्रिय होना पड़ेगा। तभी अगर आपको 2024 में फायदा उठाना है, ये फसल काटनी है। नहीं तो ठीक है, यात्रा तो होगी, यात्रा के दूसरे तरीके के प्रभाव सामने आएंगे कि कम से नॉर्थ ईस्ट के लोग और करीब आएंगे। लेकिन चुनावी फायदा तभी हो सकता है जब इंडिया के तमाम घटक सक्रिय हों। जी। अभी जो ये न्याय यात्रा का जो रूट तैयार हुआ है, बताया जा रहा है कि 355 लोकसभा सीटें कवर करेंगे। उसके अंदर कांग्रेस की सीटें सिर्फ 14 सीटें हैं। ये जो 14 राज्य में वो कवर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से ज्यादा ये जो गठबंधन के दूसरे सहयोगी है इंडिया गठबंधन के लिए, उन राज्यों से भी निकलेगी और उनके लिए भी ज्यादा मददगार साबित होगी इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कांग्रेस की सीटें कुछ चंद हैं, उसकी सीटें उधर दक्षिण भारत में हो सकती है ज्यादा, लेकिन इसमें तो चंदी सबसे ज्यादा फायदा तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है, समाजवादी पार्टी को हो सकता है, आरजेडी और जेडीयू को हो सकता है। तो जो घटक के जो प्रमुख गठबंधन के जो प्रमुख घटक हैं इस तमाम क्षेत्रों में, उनको फायदा होगा। इसलिए मैंने अभी कहा कि अकेले कांग्रेस से काम चलने वाला नहीं है। घटक के सभी बड़े नेताओं को और खास तौर से वो जमीनी कार्यकर्ताओं को
सक्रिय करना पड़ेगा, तभी वो 1 to 1 फाइट, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग की बात सामने नहीं आई है। ये कैसा, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग के बारे में नीति स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अभी नीति स्पष्ट नहीं हुई है, तो यही है कि इसकी जिम्मेदारी घटकों पर पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे कांग्रेस से ज्यादा फायदा इन घटक पार्टियों को होना चाहिए, बशर्ते कि वो सक्रिय हो और ईमानदारी से इसमें मदद करें। तो ये जो टाइम चुना गया है, राहुल गांधी 14 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे और अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है वो 22 जनवरी को है और अभी से वो एक रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी ने पूरी तरह से इसको कैप्चर कर रखा है। बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, पूरी पार्टी इसमें एक्टिव है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उस दौरान भी, उसके बाद में भी फिर सांसद अयोध्या की यात्रा कराएंगे आम लोगों को। ऐसा लग रहा है कि एजेंडा लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का भी सेट है और अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा का क्या कितना तवज्जो मिल पाएगी इस दौरान, राहुल गांधी कितना ध्यान आकर्षित कर पाएंगे इस बीच में? देखिए, ये राहुल गांधी की करीब एक सप्ताह पहले यात्रा शुरू हो रही है, अयोध्या राम जन्मभूमि के उद्घाटन से पहले। अब आपने जो सवाल किया है इसमें कहाँ तक, क्योंकि एक ये यात्रा में एक में खास बात ये है इस यात्रा में कि ये पद मिश्रित यात्रा होगी, हाइब्रिड जिसे ये मिश्रित भी होगी और बसों में भी होगी कि जहाँ बस्तियां, घनी बस्तियां होंगी, शहर होंगे, वहां पैदल चलेंगे और बाकी का फिर वो जंगल वगैरह होंगे, सुनी सुनी सड़कें होंगी, वहां को कार से होंगे। अब वो देखना ये होगा, जो अभी कार्यक्रम आया नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, कि वो हिंदी प्रदेशों में कब पहुंचेंगे, कि क्योंकि हिंदी प्रदेश की शुरुआत हो जाती है पश्चिम बंगाल के बाद फिर बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये झारखंड वगैरह होंगे। तो अब इसका देखिए, राम जन्मभूमि एक भाजपा का, ये तो मान के चलिए, ये उनकी सबसे बड़ी तुरप चाल हमेशा से रही है और उसी से उनको 2014 और 2019 में एक सत्ता प्राप्त हुई है। ये उनका एजेंडा शुरू से घोषित था, उसमें उन्होंने कभी छुपाया नहीं। 3 चीजें उनकी रही हैं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी का। तो अब उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का वो भी शुरू कर दिया है, ये भी वो भी विवाद सामने आ गया है। और इसके बाद बनारस में जो काशी का है उसका भी विवाद सामने आ गया है। तो उन्होंने अयोध्या के साथ 2 उप बातें और जोड़ दी हैं और उसको वो ये बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव तक जीवित रखना चाहेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसका आम जन पर हिंदी प्रदेशों के बाहर कितना असर पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी प्रदेशों में तो उनका असर रहेगा, लेकिन संपूर्ण असर रहेगा और वो सारी की तमाम सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें वो प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मैं मान के नहीं चलता। इस समय भी 80 में से उनके पास 60 और 64 सीटें हैं और हालांकि वो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल असंभव है। तो ये मैं मान के चलता हूँ। मध्य प्रदेश जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं, इस बार उनके इस समय भी उनके पास 25 सीटें हैं, तो मतलब चरम है, अच्छा वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। मैं ये मानता हूँ कि राम जन्मभूमि एक ऐसा एक चली हुई कारतूस है, उसके बाद उसका जो संपूर्ण हो जाएगा तो मैं नहीं समझता उसका बहुत ज्यादा प्रभाव, क्योंकि इसी बीच बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सामने है, महंगाई का मुद्दा सामने है और मैं अभी कल ही देख रहा था कि मध्य प्रदेश में जो कहा गया था कि गैस सिलेंडर 450 या 500 में मिलेगा, वो 1 या 2 बार मिला, इसके बाद अभी तक नहीं मिला और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब वो वादे कितने पूरे कर पाएंगे, ये इससे जुड़ा है। देखिए, धर्म का महत्व अपनी जगह है,
लेकिन इसके साथ साथ जो जिंदगी से जुड़ी जो बुनियादी समस्या है उनका महत्व है। तो एक तरफ राहुल गांधी की पद यात्रा चलेगी, मतलब न्याय यात्रा, उन्होंने इसको न्याय यात्रा कहा, यानी ये कि शिखर सत्ता प्रतिष्ठान की सत्ता नीचे कितने तलहटियों तक पहुंची है, यानी अंतिम जन तक, अंतिम व्यक्ति तक, जो महात्मा गांधी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो कितनी, तो उस वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत जोड़ो से फायदा वहां कांग्रेस को हुआ, या ये कहा जाए कि वह हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल सका, कर्नाटक में नहीं चला और आपके तेलंगाना में नहीं चला, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ठीक है यूपी में चलेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। और इस बात तो बीजेपी और मोदी जी इस बात से पूरी तरह परिचित हैं। 2019 में जब चुनाव हुए थे, उस समय नीतीश कुमार उनके साथ थे। अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में उनको बहुत जल्दी ही एक महत्वपूर्ण पद मिल जाए, कौन जानता है, इसकी बातें चल रही हैं। तो इतना मैं आपको बता दूं, यूपी में तो फायदा होगा बीजेपी को, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में उनको कोई फायदा, श्री राम जन्मभूमि से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है, क्योंकि वो भी इंडिया गठबंधन के एक सदस्य है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत, और खासतौर से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और शहरी क्षेत्रों में राम जन्मभूमि का फायदा हो सकता होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन गांव में उतना ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक जाति का फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे समाज में, इस बात को समझिए। तो पहली जैसी स्थिति, यानी 62 या 64 सीटें जो उनको 2019 में मिली थी, इस बार भी उतनी मिलेंगी, मैं ऐसा मान के नहीं चलता। मेरे जहां तक मेरा अनुमान है, सीटें घटेंगी राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बावजूद। जी, एक अंतिम सवाल जोशी जी, पिछली बार जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, जी, भारत जोड़ो यात्रा, तब उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो उसे राजनीतिक यात्रा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अब की बार यात्रा का स्वरूप क्या रह सकता है, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव भी देखिए, सामने खड़े हैं। देखिए नवीन जी, ये उनका कहना था, लेकिन मैं ये देखिए, राजनीति, जब आप राजनीतिक पार्टी के मेंबर हैं, तो मैं ये कहूँ कि साहब आप राजनीति से अलग हैं, मैं ऐसा मान के नहीं चलता। लेकिन राजनीति क्या होती है, राजनीति का जो दार्शनिक पक्ष है उसको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ा था, वो भी मैं आपको याद दिला, वो था कि ये हमारी विचारधारा का संघर्ष है। राजनीति को उन्होंने चलिए सेकेंडरी रख दिया, शब्द, इस शब्द को, लेकिन उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया कि हमारा बीजेपी से जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजिकल है। और जब आप वैचारिक संघर्ष की और वैचारिक लड़ाई की बात करते हैं, तो राजनीति उसमें आती है, क्योंकि राजनीति के बिना आप वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो राजनीति अल्टीमेटली, किसी भी राजनीति का, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, मध्यम मार्गी हो या वामपंथी हो, उनका अंतिम लक्ष्य होता है कि राज्य के सत्ता पर अधिकार जमाना और उसके हिसाब से अपनी विचारधारा के अनुसार जो बनाई गई नीति कार्यक्रम है वो लागू करना। तो आज चूंकि सबसे बड़ा जो चुनौती बीजेपी और मोदी जी से मिल रही है वो ये है कि लोकतंत्र और संविधान की जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल उसका ट्रिवियलाइजेशन हो गया है, बहुत ही मतलब उनको हल्का बना दिया गया, बनाया जा रहा है। और एक निर्वाचित तानाशाही सामने दिखाई दे रही है। लोग, बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि एक सॉफ्ट फासिज्म की प्रवृत्तियां उभर रही हैं, और राज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। मतलब एक सवाल तो मैं आपसे सभी से पूछना चाहूंगा कि अभी तक जितनी ईडी के छापे पड़े हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं,
वो विपक्ष द्वारा विपक्षी नेताओं के साथ क्यों? क्या ये मान के हम चले कि संघ और बीजेपी के सारे नेता ईमानदार हैं? तो फिर एक सवाल उठेगा कि उनके यहाँ जो कांग्रेस जिन नेताओं के खिलाफ बीजेपी लड़ती रही है, और वो जब वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो उनके सारे पाप बीजेपी में चले जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे मसलन असम कर लीजिए, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये आंदोलन करती रही है बीजेपी, और जैसे ही वो शामिल हुए बीजेपी में और मुख्यमंत्री बने, ईडी वगैरह सब गायब हो गए। और ठीक यही तृणमूल कांग्रेस के जब नेता जिनके खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन किया और वो जब बीजेपी चले गए तो वो सब शांत हो गए। और आज जो जैसे वेस्ट बंगाल विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का यानी बीजेपी का नेता है, वो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और उनके खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन किया था उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, तो अचानक कैसे हो गया? तो ये जो दोहरी सत्ता का जो विभक्त ये दोहरा चरित्र है, ये बड़ा घातक होता है लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसलिए एक विचारधारा की एक लड़ाई राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ये सामान्य सत्ता प्राप्ति की नहीं। और मैं एक बात यहाँ आपको ऐलानिया कह सकता हूं कि राहुल गांधी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यानी क्योंकि उनकी लड़ाई एक दूरगामी है। ये जो भारतीय हो सकता है कि वो और भी कोई बड़ा इस यात्रा जब मार्च में खत्म हो जाए तो अगले इसकी बात और भी करें, क्योंकि वो बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं। और यही मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रिपब्लिक के अर्णब गोस्वामी को, उस समय वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ करते थे। उन्होंने उस समय साफ साफ कह दिया था कि हमको एम्पावर करना है सामान्य व्यक्ति को, महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को एम्पावर करना है। तो ये सशक्तिकरण का जो अभियान है या ये कहें अनुष्ठान है, वो एक चुनाव को हारने जीतने से तय नहीं होता है, उसके आगे भी चलेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के पास समय है, अभी एज उनके साथ है, शक्ति उनके साथ है, तो वो इंतजार कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। इसलिए ये बेसिकली वाकई विचारधारा की लड़ाई है। मेरा भी निजी मत यही है कि वो उनका भी होगा, राहुल गांधी का है ही, लेकिन हम लोगों का भी है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है नवीन जी कि लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। ये एक बड़ी बात है कि हमें उस उदारवादी लोकतंत्र की रक्षा करनी है जिसमें संविधान भी आता है। अब देखिए पिछले दिनों में 146 सांसदों को दोनों सदनों से निष्कासित किया, तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष विहीन संसद हो? तो राहुल गांधी शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर जो संसद से निकाला गया है, जो ईडी की कार्रवाइयां की जा रही है, विपक्षी राज्यों के अंदर की जा रही है, जहां पर उनकी सत्ता है बीजेपी के उसके सहयोगी के, वहां पर वो नहीं की जाती है, शायद इसी के लिए राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने भी मुझे मौका दिया बोलने का, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया सर। शुक्रिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिन राज्यों से निकलेगी उसके अंदर कांग्रेस की सीटें कम है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी के लिए एक अच्छा मौका है कि गठबंधन के सहयोगी, यदि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी है, राहुल गांधी की यात्रा से पूरी तरह जुड़ते हैं तो उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा, ऐसा रामशरण जोशी जी का भी कहना है। आप क्या सोचते हैं, यदि किस तरह की होगी राहुल गांधी की यात्रा, कितनी मददगार हो सकती है देश की राजनीति के लिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।